नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट जरूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितने सारे कंपनीज के डिटेल्स है, जो डेटा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL आप सभी जानते हैं सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, जो जितने सारे व्यक्ति स्टॉक को होल्डिंग करते हैं उसका डायरेक्टली जो होल्डिंग्स का जो शेयर है वो CDSL नहीं तो NSDL के पास चले जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा आया था कि व्हाई CDSL शेयर प्राइसिंग इज इंक्रीजिंग तो रेजिंग। तो इसका मतलब है कंटिन्यूसली जो शेयर का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट बूस्ट विथ द रिमार्केबल इंक्रीज 7.9 ट्रिलियन इन द टोटल मार्केट कैप। तो टोटल मार्केट कैप में जिस तरीके से ग्रोथ कंपनी का होना चाहिए था ग्लोबली मार्केट में, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में, तो उस बेसिस में देखा तो CDSL भी उसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कस्टमर जो बेसिस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का बनने के कारण यही है क्योंकि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स भी कंटिन्यूसली ओपन होता जा रहा है। और यहाँ पे जो अक्टूबर का मंथ है वो अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा डिपोजिटरी फार्म के ऊपर ही आपको डिपोजिट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया, उसके साथ साथ कंपनी का सबसे ज्यादा तो इस तरीके से ग्रोथ हुआ। आप देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी जिस तरीके से कस्टमर एक्वायर कर रही है, मैं एक्चुअली एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि डीमैट अकाउंट ग्रोथ एट 11 मंथ हाई इन अक्टूबर। सबसे ज्यादा अक्टूबर में डीमैट अकाउंट ओपन किया गया है। आप CDSL के ऊपर देखेंगे तो 33.80 मिलियन का कस्टमर ऐड हुआ है, और जहां पे NSDL के ऊपर CDSL के ऊपर 98.54 मिलियन के आसपास कस्टमर अकाउंट ओपन किए, और NSDL के ऊपर कितना 33.80% के आसपास, 80 मिलियन के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ NSDL के ऊपर आपको देखने को मिला है। और इसी चीज के चलते हुए, इसी डेटा के आधार के हिसाब से मैं एक ही चीज कहूंगा कि NSDL और CDSL दोनों ही ग्रोथ करने वाले हैं। अभी NSDL तो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, CDSL ही लिस्टिंग है, तो CDSL ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो अभी CDSL के बारे में एक ही बात कहूंगा, इसका चार्ट पैटर्न दिखाकर कि CDSL में जिस तरीके से मैंने पैटर्न्स आपको क्रिएट करके दिया था, दो पैटर्न्स बना था। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ था। और आप देखेंगे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे परफॉर्मेंस फर्स्ट यहाँ पे टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एंट्री था और इस लेवल में एंट्री था, और यहाँ तक टारगेट था, टारगेट अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट जो एंट्री बना आपको देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ, और फाइनली वो भी ब्रेकआउट हो चुके हैं। और इसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, और वो भी 1969 के आसपास है। और ये टारगेट अगर बनेगा तो ऑब्वियसली एक बहुत शानदार टारगेट बनेगा। एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो एंट्री लेवल से टारगेट तक मार्किंग करूं तो ऑलमोस्ट 38% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, वॉच करिए, इस कंपनी के सारे डिटेल्स देखिए, और बाकी आपके क्या राय होंगे मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक टाइम इस कंपनी का नाम मदरसन सुनी था, तो मदरसन नाम था, और आज उसको संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है। और इंडिया के सबसे बड़ा ऑटो इंसुलेंस कंपनी है। ऑटो इंसुलेंस इंडस्ट्रीज में इसका नाम सबसे पहले देखा जाता है। हाँ, कभी कभी इसके साथ बहुत सारे कंपटीटर भी कंपटीशन करते हैं, जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बॉस, उनो मिंडा, इस तरीके से कंपटीटर है इसका। और हर कोई कंपटीटर इसके इस सेक्टर में लीडर बनने चाहते हैं, तो हर कोई ग्रोथ करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी दिखा रहा है। ऑटो इंसुलेंस इंडस्ट्रीज के बारे में एक ही बात कहूंगा कि ऑटो इंसुलेंस इंडस्ट्रीज ऑटो सेक्टर में जितने सारे गाड़ी बनाने वाला कंपनी है उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आप टाटा की गाड़ी खरीदारी करना चाहेंगे, आप महिंद्रा के चाहेंगे, मारुति का चाहेंगे, तो वहां पे उस कंपनी का ग्रोथ होना जरूरी है। अभी कोई भी ऑटो इंसुलेंस कंपनी के ऊपर हम लोग अगर निवेश करें जहां पे इस सारे गाड़ी कंपनीज को वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे आप टाटा की गाड़ी बेचे, चाहे आप महिंद्रा की गाड़ी बेचे, चाहे मारुति की गाड़ी बेचे, सारे लोगों को इसी के पास से ही ऑटो इंसुलेंस को खरीदना पड़ता है। तो इसमें ग्रोथ कहाँ पे होगा? ऑटो इंसुलेंस कंपनी के ऊपर। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल चांसेस है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर कैश फ्लो के बारे में चेक करूं तो मैं एक पॉइंट्स में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि कंपनी ने क्या किया। जब जब कंपनी कर्जा लिया
और उस कर्जे को नेक्स्ट ईयर में कंपनी रीपेमेंट किया। इसका मतलब मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आप सोच सकते हैं। मैनेजमेंट इतना ही स्ट्रांग है कि कंपनी का जो कर्जा आप अभी ज्यादा देखने को मिला है, पहले तो 1% के क्रॉस ओवर हो गया था, अभी 0.97% के आसपास है। तो फिर भी कर्जे के बारे में चर्चा करूं तो कर्जा कम हुआ है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में चर्चा करूं तो अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है और आरओसी आरओई में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में क्या बता रहा है, तो 18,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 23,000 करोड़, मतलब 23,000 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस पे कंपनी इस बार पिछली बार की तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट किया। हाँ, आप कह सकते हैं कह सकते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है उसको एस्टिमेट के हिसाब से बीट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली बीट नहीं कर पाया, बहुत कम प्रॉफिट कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी कंपनी के ऊपर है। तो कितना प्रेशर है वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए टॉप लेवल में जाने के बाद एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं यही चीज के भी बारे में बात करूं तो मैंने एक लेवल मेंशन करके दिया था कि यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। जब इतनी लोअर साइड से कंपनी लगातार ऊपर जा रहा था तो मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि वो रेजिस्टेंस में रुकेगा और उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल से स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे सप्लाई जोन भी था, यहाँ से बिग करेक्शन भी हुआ था। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए, वॉच करिए। और इसी चीज के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज मोमेंटम जो देखने को मिला है, वो प्रेशराइज मोमेंटम अभी भी ब्रेकआउट होने के बाद ही वो प्रेशराइज मोमेंटम खत्म होगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो हायर लेवल है 124 इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही कंपनी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। तो आपकी क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एंजल वन के भी लिंक मिलेगा और आपको जीरोधा आप स्टॉक के ऊपर भी लिंक मिलेगा। आप किसी भी मतलब लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन के बारे में चर्चा करूं तो एंजल वन इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि एंजल वन के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो हर कैटेगरीज के ऊपर है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर हो, चाहे वो ट्रेडिंग के ऊपर हो, चाहे मतलब डिपोजिटरी सर्विसेज के ऊपर हो, फंड मैनेज के ऊपर हो, म्यूचुअल फंड के ऊपर हो, एनबीएफसी के ऊपर हो, इंश्योरेंस के ऊपर हो, हर किसी कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो एंजल वन के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में आज भी 3% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं। जब इसका परसेंटेज का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली वहां पे हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एंजल वन के बारे में एक ही बात करूंगा, आरओसी एंड आरओई दोनों ही हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला और इनकम भी बहुत शानदार है। और उस हिसाब से कंपनी के डेप्थ एकदम मतलब कम ठीक ठाक ही है, देखा जाए तो थोड़ा सा डेप्थ है, फिर भी मैं मान लूंगा क्योंकि 1% के नीचे है तो डेप्थ ठीक ठाक ही है। हाथ में कैश फ्लो जो है, फ्री कैश फ्लो 700 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी आज तक की हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, पिछली बार 745 करोड़ था, इस बार 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और उसी हिसाब से एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट 214 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके 300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो प्रोमोटर ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखा, एफएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया, डीएस ने भी बढ़ाया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। हर किसी व्यक्ति इसी कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल में 100% का रिटर्न दिया, 1 साल में 80% के आसपास रिटर्न दिया। तो रिटर्न दिया ऐसे बिल्कुल मत समझना, कंपनी अच्छा खासा काम भी किए, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी हर सालों में अप टू 5 इयर्स तक आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है, इस पॉइंट को आपको जरूर इग्नोर नहीं करना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के जो एक अपडेट है वो अपडेट आपको दिखाऊंगा कि एंजल वन शेयर ड्रॉप 5%, टोटल ऑर्डर डिक्लाइन ओवर 7%, मंथली बेसिस ऑफ अक्टूबर। मतलब जितने सारे लोग ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, करीबन 7% के आसपास। अभी डिक्लाइन क्यों नहीं होगा, जब मार्केट प्रेशराइज में है, कंटिन्यूसली मार्केट में गिरावट हो रहा है,
तो उस टाइम में कौन सा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के लिए चाहेंगे, कौन सा व्यक्ति उस टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस टाइम रिटेल पब्लिक तो डरते रहते हैं और इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा थोड़ा करके अभी मतलब होल्डिंग जो है उसको बेचते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। तो 7% के आसपास अक्टूबर मंथ का यहाँ पे टोटल जो ऑर्डर है वो डिक्लाइन देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, फिर से वो कंपनी रिकवरी भी कर सकते हैं। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको लेवल मेंशन करके दिया। पहले यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट भी हुआ और एक टारगेट भी अचीव हुआ। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और अभी देखिए टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो 2 बार मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब आपको कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपको दिखेगा, एक बात को आप ध्यान रखना, इस तरीके से पैटर्न्स अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ सब कुछ ठीक है तो इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर आपको ट्रेड लेने के लिए जरूर सोचना चाहिए। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या कोई ट्रेड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने लंबा जर्नी करने के बाद कंपनी थोड़ा सा तो रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा तो वेट करेंगे, थोड़ा सा तो होल्ड करेंगे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर से जर्नी स्टार्ट होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है प्रोक्टर एंड गैम्बल, जो एक पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी 105 रुपीज करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कंपनी वो भी आपको डिविडेंड देंगे 17 तारीख को। तो आपको क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना और वीडियो अगर कैसे लगा मुझे वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।